हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विकास ढिल्लों यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन किया था। आज हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशंस, ये वॉकिंग की है। जब हम चलते हैं तो ग्राउंड को अपने पांव से उसको प्रेस करते हैं, दैट इज अ एक्शन। और ग्राउंड बदले में हमें एक अपोजिंग फोर्स देता है, दैट इज अ रिएक्शन, जिससे हम चलते हैं। जब दौड़ते हैं तो हम एक ज्यादा फोर्स से ग्राउंड को प्रेस करते हैं, तो ज्यादा फोर्स से हमें रिएक्शन मिलती है। क्लियर? ये एक्शन और रिएक्शन ही है जिसकी वजह से हम चलते हैं। जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ही ज्यादा रिएक्शन हमें मिलेगी। जब दौड़ते हैं तो ज्यादा फोर्स लगता है तो रिएक्शन हमें ज्यादा मिलती है। वैसे आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि जो रिएक्शन होती है वो कंपोनेंट्स के अंदर टूट जाती है, क्योंकि जो हमें रिएक्शन मिली है वो दो काम करती है। यहाँ हम जब चलते हैं तो पांव को ऐसे उठा के फिर चलते हैं, मतलब यहाँ पर हमने हाइट भी गेन की है और आगे भी मूव हुए हैं। मतलब ये जो फोर्स होता है या रिएक्शन का जो फोर्स है, ये दो कंपोनेंट्स के अंदर टूटता है। फर्स्ट वन जो कि आगे की तरफ लेके जाता है, सेकंड वन जो हाइट भी हमें देता है। हाइट यानी डिस्प्लेसमेंट दो डायरेक्शन में हम कह सकते हैं होती है, एक्शन एंड रिएक्शन। रिएक्शन कंपोनेंट टूट जाता है, ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बस आप इस चैप्टर में बस इतना ही पढ़ो कि जब हम चलते हैं तो एक्शन होता है, दैट इज अ डाउनवर्ड। उसके अपोजिट में हमें रिएक्शन मिलती है, दैट इज अ अपवर्ड। सेकंड केस हम यह करने जा रहे हैं, गन रिकॉइल। रिकॉइल्स का मतलब होता है जो बैकवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलती है, अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलती है। जब गन से बुलेट निकलती है तो बुलेट इस डायरेक्शन में फास्टली मूव करती है और अपोजिट डायरेक्शन में हमें गन की वेलोसिटी महसूस होती है। बुलेट दैट इज अ एक्शन और बदले में क्या मिलता है, रिएक्शन। बुलेट आगे की तरफ चल पड़ती है और जो गन है वो पीछे की तरफ आती है। अब बुलेट का मास बहुत कम है लेकिन इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो इसका मोमेंटम ज्यादा हो जाता है और इसका मास ज्यादा है, इसका वेलोसिटी कम है। या आप ये भी कह सकते हो इसका मास ज्यादा होने की वजह से इसमें एक्सेलरेशन जो होती है वो कम होती है। हमने पढ़ा है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स बाय एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास। मीन सेम जो रिएक्शन है या मोमेंटम है, सेम फोर्स है, सेम मैग्नीट्यूड है, वो डिफरेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है क्योंकि मास डिफरेंट है। अब बुलेट कि देखो कितनी फास्टली मूव करती है, इसमें एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है। अब इतनी ही एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस होनी चाहिए लेकिन होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसका मास बुलेट के कंपैरिजन में ज्यादा है। एक्शन लगा, रिएक्शन मिली, बट एक्सेलरेशन सेम नहीं है। एक्सेलरेशन सेम ना होने की वजह मास है। इसमें एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा बुलेट में, क्योंकि इसका मास बहुत कम है। सेम वही फोर्स इसमें इतनी एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस कर सकता जितनी बुलेट में प्रोड्यूस की है, क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बुलेट। क्लियर? थर्ड टॉपिक है फ्लाइंग एरोप्लेन या जेट एरोप्लेन की हम बात कर सकते हैं। जेट एरोप्लेन, जेट एरोप्लेन का प्रिंसिपल या बेसिस सेम वही है जो एक बैलून का होता है। बैलून में क्या होता है, जब बैलून में हवा भरी हुई होती है, हम उसको छोड़ते हैं तो बैलून से जो एयर है वो पीछे फास्टली रिलीज होती है, दैट इज अ एक्शन। और बदले में क्या होता है, बैलून आगे की तरफ मूव करता है, दैट इज अ रिएक्शन। एक्शन, ये एयर प्रेस करती है यानी आउटसाइड निकलती है ग्रेटर फोर्स के साथ, तो जो बैलून है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ग्रेटर फोर्स के साथ मूव करना स्टार्ट कर देता है। ये एक्शन और रिएक्शन का सेम प्रिंसिपल जो फ्लाइंग जेट एरोप्लेन होते हैं उनके ऊपर होता है। क्या होता है कि जो एरोप्लेन है उनसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो गैसेज है
वो एडजस्ट करती है, गैसेज एडजस्ट होती है ग्रेटर प्रेशर के साथ, और जैसे ही गैसेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेटर प्रेशर के साथ एडजस्ट होती है, एरोप्लेन जो अपवर्ड डायरेक्शन में है वो भी ग्रेटर वेलोसिटी के साथ मूव करता है। दैट इज अ सेम प्रिंसिपल, एक्शन एंड रिएक्शन। दैट इज अ एक्शन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन। आप ये भी कह सकते हो जब वो ऐसे मूव करता है तब भी सेम प्रिंसिपल ही इस्तेमाल होता है, गैसेज आउटसाइड निकलती है ग्रेटर थ्रस्ट के साथ, दैट इज अ एक्शन, और ये आगे की तरफ मूव करता है, दैट इज अ रिएक्शन। क्लियर? तो उसके बाद नेक्स्ट है बोट का केस। बोट नाव जब चलती है तो उसमें कैसे एक्शन और रिएक्शन अप्लाई होते हैं। देखो जो पैडल होता है या जिसको हम चप्पू बोल देते हैं, उसमें क्या होता है कि वो पानी को बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे मूव करता है। चप्पू जब भी चलाया जाता है तो पानी को पीछे की तरफ धकेला जाता है। पीछे की तरफ धकेलने का मतलब दैट इज अ एक्शन, और बदले में वो इसको आउटवर्ड मूव करता है, दैट इज अ रिएक्शन। इसलिए वो नाव है वो आगे मूव करती है, तो चलते हैं पानी को पीछे। ऐसे ही सेम प्रिंसिपल है तैरने का। जब हम तैरते हैं तो हमारे हाथों से पानी को पीछे की तरफ मूव करते हैं। पानी को पीछे की तरफ मूव किया, दैट इज एक्शन। पानी ने बदले में हमें रिएक्शन दिया तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं। यही बेसिक प्रिंसिपल है तैरने का। और जब भी जैसे कि नाव किनारे के ऊपर आती है, व्यक्ति जब यहां से कूदता है तो वो एक पांव से इसको पीछे की तरफ धकेलता है और खुद आगे की तरफ कूद पड़ता है। जब भी किनारे से नाव से कूदा जाता है तो नाव पीछे की तरफ चली जाती है। क्यों? व्यक्ति उसको पांव से पीछे की तरफ धकेलता है और वो आगे कूद जाता है। इसको पीछे की तरफ धकेलना दैट इज एक्शन है, और हम आगे की तरफ चले जाते हैं, रिएक्शन है। दैट आर ऑल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके अलावा आपने देखा होगा कई बार जैसे घर में सबमर्सिबल लगा हुआ है, आपने उसके अंदर कोई एक पाइप को कनेक्ट कर दिया और उसको ऑन कर दिया, तो देखा होगा पाइप रैंडमली मूव करने लगती है, अपनी एक पोजीशन पे नहीं रहती। वो मतलब कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां मूव करती है। उसका रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि जो पाइप होती है उसके माउथ से पानी ग्रेटर वेलोसिटी के साथ निकलता है, दैट इज अ एक्शन, और बदले में वो पाइप के ऊपर फोर्स लगाता है, दैट इज अ रिएक्शन। और इसलिए पाइप अपनी एक पोजीशन में नहीं रहती है, क्योंकि ग्रेटर फोर्स लगने के कारण उसमें भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है और वो रैंडमली मूव करने लगती है। एंड द लास्ट केस इज द हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। प्लस वन के अंदर तो ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक है हॉर्स कार्ट का, क्योंकि देखो हॉर्स कार्ट अभी तो आप सिर्फ नॉर्मली इतना समझ सकते हो कि हॉर्स कार्ट में गाड़ी को कैसे मूव करता है हॉर्स। ये सेम प्रिंसिपल है जैसे हम चलते हैं बस वैसे ही, लेकिन प्लस वन में ये जो कंपोनेंट ऑफ फोर्सेज है, मतलब कि फोर्स को कैसे तोड़ा जाता है, किस किस पोजीशन में वो काम करता है, वो सारे बेसिस आते हैं। लेकिन हम इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि हॉर्स है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और अपवर्ड डायरेक्शन में उसको रिएक्शन मिलती है, इसलिए वो चलता है। क्लियर? तो दैट आर सम बेसिक एप्लीकेशन ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके अलावा ये तो सिर्फ एक एग्जांपल की फॉर्म में है, वैसे तो बहुत सारी एप्लीकेशन है हमारे डेली लाइफ में। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हर जगह अप्लाई होता है, बट ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर जगह अप्लाई होता है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो उतनी देखने को नहीं मिलती जितनी हम एक्सेप्ट करते हैं। उसका बेसिक रीजन एक ही है, मास। क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास अगर ग्रेटर है तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होती है, अगर ऑब्जेक्ट का मास लेसर है तो एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होती है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। या अब इस चैप्टर का सिर्फ एक लास्ट टॉपिक रहता है, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर? वो हम कल करते हैं, और इसके बेसिस पर न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ आपको जितने भी न्यूमेरिकल मिले हैं वो आपने सॉल्व कर लिए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के
डाल सकते हो ताकि उसके ऊपर मैं वीडियो बना सकूं। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।